हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। माहिरा ने हंसते हुए कहा, ध्यान रखना सुहाना, अगर इसके हस्बैंड ने देख लिया ना कि तू उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रही है तो कहीं वो तुझे इस दुनिया से गायब ही ना करवा दे। सुहाना को उसकी बात पर हंसी आ गई। तभी सुहाना का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन चेक किया तो देखा उसकी नानी का कॉल था। उसने दोनों से कहा, नानी का कॉल है, मैं अभी बात करके आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से थोड़ा दूर चली गई। अंदर म्यूजिक का शोर था, इसलिए उसे मेंशन से बाहर जाना पड़ा। रूहानी माहिरा से बात कर ही रही थी कि तभी एक वेटर ने आकर उससे कहा कि उसे बड़ी मालकिन ने बुलाया है। माहिरा ने कहा, तुम जाओ, तब तक मैं थोड़ी पेट पूजा कर लूँ, बड़ी भूख लग रही है। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। वो अभी कुछ आगे गई ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। रूहानी कुछ समझ पाती तब तक वो इंसान उसे एक कॉरिडोर में ले आया। वो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। रूहानी ने जब उस इंसान का चेहरा देखा तो जैसे वो डर से जम गई। वो विक्रांत था, जिसने उसे दीवार से सटा दिया था और अपने दोनों हाथों से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। विक्रांत अपनी गुस्से से लाल आंखों से रूहानी के डर से पीले पड़े हुए चेहरे को देख रहा था। उसने रूहानी के माथे पर आ रही पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम रेहान राठौर से शादी करके मुझसे बच जाओगी? दिस कैन नेवर हैपन। बहुत जल्द तुम्हें मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। रूहानी रूहानी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, अब मैं रेहान की बीवी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। विक्रांत ने एक डेविल हंसी के साथ कहा, ओह रियली? तुम्हें लगता है कि वह रेहान राठौर मुझे तुम्हें ले जाने से रोक सकेगा? कभी नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता? उनके पीछे से रेहान की आवाज आई, जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले बड़े एटीट्यूड के साथ उसे ही देख रहा था। रेहान की आवाज सुनकर विक्रांत की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई, लेकिन वही रूहानी को इस वक्त रेहान किसी भगवान से कम नहीं नजर आ रहा था। उसे रेहान को देखकर इस वक्त जितनी खुशी हो रही थी उससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। उसे अब महसूस हो रहा था कि अब वह विक्रांत से बच जाएगी। उसने जल्दी से विक्रांत को धक्का दिया और जाकर रेहान के पीछे खड़ी हो गई। उसने रेहान की बाह को कसकर पकड़ लिया था। रेहान ने रूहानी के कांपते हुए हाथों पर अपना हाथ रखा, जैसे उसे जता रहा हो कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वहीं विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थी। विक्रांत ने जब रूहानी को रेहान के इतना करीब देखा तो अब वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चुपचाप मेरे पास आओ। गुस्से में विक्रांत यह भी भूल गया इस वक्त और रेहान राठौर के सामने खड़ा है और वह उसकी बीवी से ऐसी बात कर रहा है। विक्रांत को अपने पास आते देख रूहानी ने रेहान की बाजू को और कसकर पकड़ लिया। विक्रांत की इस हरकत से रेहान का फेस एकदम डार्क हो गया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में विक्रांत को वार्निंग देते हुए कहा, चुपचाप जहां हो वहीं खड़े रहो। एक कदम और आगे बढ़ाया तो इसका खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को भुगतना पड़ेगा। विक्रांत राजावत वैसे तो रेहान से बिल्कुल नहीं डरता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिस वजह से उसे रेहान की बात माननी ही थी। रेहान ने रूहानी की तरफ बिना देखे कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रूहानी तो खुद वहाँ से जाना चाहती थी। उसने जब रेहान की बात सुनी तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उससे विक्रांत की नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहाँ से जाते हुए रूहानी एक ही बात सोच रही थी कि विक्रांत जैसे साइको को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रेहान की एक वार्निंग पर वो रुक गया। उसे इस बात की हैरानी भी हो रही थी। दरअसल रूहानी अभी भी नहीं जानती थी कि रेहान राठौर कितना पावरफुल इंसान है और वह एक ऐसे इंसान की बीवी है तो अच्छों का अपने कदमों में झुकाने की काबिलियत रखता है। रूहानी के जाने के बाद रेहान अपनी पॉकेट में हाथ डाले विक्रांत की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर उसका एरोगेंट बिहेवियर और एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। वहीं विक्रांत, उसके चेहरे के भाव भी काफी डार्क थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रेहान की जान ले लेगा। रेहान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
वह डेविल स्माइल के साथ बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे की बीवियों पर गंदी नज़र डालने की। तो विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, और तुम्हें बहुत शौक है किसी और की दुल्हन को अपना बनाने की। तो रेहान ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी दुल्हन खुद मेरे कमरे में आई थी तुमसे भाग कर। मैंने कोई तुम्हारी दुल्हन को किडनैप नहीं किया था। रिहान की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन सोचा, डैम इट। तो उस दिन रूहानी भागकर रेहान के रूम में गई थी। मतलब रेहान उस रात उसी होटल में रुका हुआ था। मेरे आदमी किसी काम के नहीं है। अगर उस रात उन्होंने उसे ढंग से ढूंढा होता तो आज रूहानी मेरी बाहों में होती, ना कि उसकी बीवी बनकर उसके बगल में खड़ी हुई होती। रेहान ने जब उसे अपनी सोच में गुम देखा तो फेक स्माइल के साथ कहा, पछतावा हो रहा है रूहानी को मेरे साथ देखकर, पर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तो वो मेरी हो ही चुकी है। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वह पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। समझ रहे हो ना? इतने ना समझ तो तुम हो नहीं। रिहान की बात का मतलब विक्रांत अच्छे से समझ रहा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसका मन कर रहा था कि वह रिहान की जान ले ले। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी रूहानी को छूने की, उसके करीब जाने की। पर रिहान तो रिहान था। उसने उसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, अब तुम्हारे ऐसे सोचने से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। और तुम जानते हो ना विक्रांत कि मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना पजेसिव हूँ। इसलिए रूहानी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। और और बस इतना याद रखना कि वो रेहान राठौर की बीवी है। उसकी तरफ अगर तुमने नज़र उठा कर देखा तो दुनिया से ऐसे गायब करूँगा जैसे तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ये कहकर रेहान वहाँ से चला गया। विक्रांत ने गुस्से से एक पंच पिलर के ऊपर मारा जिससे उसके हाथ में गहरी चोट लग गई और वहां से खून बहने लगा। पर उसे इस दर्द का एहसास हो ही नहीं रहा था। इस वक्त उसका मन बुरी तरह से जल रहा था। वह अब वहां एक पल नहीं रुका और वहां से निकल गया। वहीं सुहाना अपनी नानी से बात कर अंदर की तरफ आ रही थी कि एक बार फिर उसकी जोरदार टक्कर विक्रांत से हो गई, जो गुस्से से बाहर की तरफ आ रहा था। सुहाना का सिर विक्रांत के मजबूत सीने से जा टकराया। सुहाना अपना सिर रगड़ते हुए उससे दूर हुई। ओई माँ, ये पहाड़ कहाँ से बीच में आ गया? सुहाना ने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी नजर विक्रांत की लाल आंखों से जा मिली। सुहाना ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए कहा, तुम फिर से? आखिर तुम चाहते क्या हो? जब देखो मुझे तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसे ऊपर से नीचे तक शक की निगाहों से घूरते हुए बोली, कहीं तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो ना, जो खूबसूरत लड़कियों का पीछा कर उसका मर्डर कर देते हो? विक्रांत पहले ही गुस्से में था और फिर सुहाना की उल्टी सीधी बातें सुनकर और इरिटेट हो रहा था। उसने गुस्से से उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब किया और दांत पीसते हुए कहा, सही पहचाना, मैं सीरियल किलर ही हूँ और आज तुम्हारा मर्डर करके रहूंगा। कहकर उसने उसे कंधे पर उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुहाना उसके कंधे पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कातिल कहीं के। मुझे मारा ना तो भूतनी बनकर तुम्हारे कंधे पर ही सवार रहूंगी। पर विक्रांत उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और उसे फ्रंट सीट पर पटककर डोर झटके से बंद कर दिया और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सुहाना चिल्लाते हुए बोली, कहाँ ले जाकर मारने वाले हो मुझे? मैं कह रही हूँ अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगी। मुझे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और भी कई तरह की फाइटिंग करनी आती है। मुझे लड़की समझकर कमज़ोर मत समझना। अरे चुप, एकदम चुप। विक्रांत, जो इस वक्त स्पीड से गाड़ी चला रहा था, वो गुस्से में चिल्लाया, अब एक भी शब्द बोला ना तो चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा, समझी? सुहाना ने विंडो से बाहर देखते हुए सोचा, हे भगवान, इस साइको ने अगर मुझे वाकई में यहाँ से फेंक दिया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। पर क्या करूँ? हे महादेव, प्लीज़ इस साइको से मेरा पीछा छुड़ा दो। फिर कभी नानी को परेशान नहीं करूँगी, उनकी सारी बातें मानूंगी और आज के बाद किसी से पंगा नहीं लूंगी। सुहाना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि तभी विक्रांत की गाड़ी उसके मैंसन जाकर रुकी। सुहाना बिना इस बात का ध्यान दिए अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना करने में बिजी थी कि तभी विक्रांत
विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा। सुहाना को जब तक कुछ समझ आया, विक्रांत ने उसे अपने कंधे पर डाला और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सुहाना उस पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। कह रही हूँ, फिर मत कहना मैंने वार्न नहीं किया। विक्रांत उसे एक रूम में ले ले आया और उसे बेड पर पटक दिया। दूसरी तरफ राठौर मेंशन। माहिरा मजे से खाने में बिजी थी कि तभी वीर उसके पास आकर बैठ गया और उसकी प्लेट से खाना खाने लगा। माहिरा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें अगर भूख लगी है तो दूसरी प्लेट ले लो, पर मुझे शांति से खाने दो। कहकर उसने अपनी प्लेट वीर से दूर कर ली, पर वीर कौन सा मानने वाला था। उसने माहिरा की प्लेट खींचते हुए कहा, मुझे इसमें से ही खाना है। अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो और मुझे खाना खाने दो। माहिरा गुस्से से उठी और वहां से जाने लगी तो वीर ने खाना ठूसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो। जहन्नुम में चलना है, माहिरा ने चिढ़ते हुए कहा। वीर बोला, नहीं, वहां तुम अकेले ही जाओ, पर पहले मुझे रसगुल्ले ला कर दे दो। खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाना पसंद है। माहिरा मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर मन ही मन बोली, जहर न मिला कर ले आओ रसगुल्लों में। वीर ने खाने पर फोकस किए हुए ही कहा, देख लो, पहला रसगुल्ला तुम्हारे मुंह में ही ठूसने वाला हूँ। माहिरा गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वीर ने खाना छोड़ पहले उसे देखा, फिर स्माइल करते हुए दोबारा खाने लगा। वहीं कामिनी पूरे पार्टी हॉल में रेहान को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसने जब रेहान को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा तो उसे यह अच्छा मौका लगा रेहान से बात करने का। सबकी नज़रों से बचते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। रेहान अपने रूम में आया और उसने अपना ब्लेज़र उतार कर बेड पर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ जाने लगा तभी पीछे से कामिनी ने उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपना सर टिकाते हुए बोली, रेहान प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पछता रही हूँ। प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दो। आखिर तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। रेहान ने कस कर अपनी आंखें बंद की और उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कामनी की नज़दीकी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से पलटा और उसने कामनी को अपने से दूर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की। अभी कभी निकलो यहाँ से। कामनी एक बार फिर से उसके पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, रेहान प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ऐसे कैसे मेरी जगह किसी और को दे सकती हो। माना तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इतनी भी क्या नाराज़गी कि तुमने तो उस लड़की से शादी ही कर ली। तुम जानते हो ना, मैंने पिछले 4 सालों से तुम्हारा वेट किया है। हमारा प्यार क्या एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। रेहान इस वक्त अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने एक बार फिर कामनी से कहा, कामनी मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, चुपचाप मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर कामनी ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्यों क्यों जाऊं मैं बाहर। किसी वक्त यह रूम मेरा होने वाला था और तुमने यहाँ रूहानी को लाकर बिठा दिया। यह सब कुछ मेरा था, तुम भी मेरे थे। यह सब कुछ रूहानी का कैसे हो सकता है जो तुम्हारी जिंदगी में कुछ दिन पहले ही आई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पिछले 4 सालों से थी। तुम एक झटके में सब कुछ कैसे ख़त्म कर सकती हो। तुम सिर्फ मेरे हो रेहान, तुम रूहानी के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें रूहानी का कभी होने ही नहीं दूंगी। ये कहते हुए कामनी रेहान के होठों की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उसे किस करने वाली थी, रेहान ने गुस्से में उसे दूर धकेल दिया। अब रेहान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दूर धकेलने की वजह से कामनी फर्श पर जाकर गिरी। रेहान आगे बढ़ा और उसकी बाह को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। मुझे यह सोचकर ही घिन आ रही है कि किसी वक्त मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम मेरे तो क्या किसी के प्यार के काबिल नहीं हो। कामनी तुम जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पार्टी में क्या बुला लिया। तुम्हें लगा कि तुम्हें मौका मिल गया है मेरे करीब आने का। यह आखिरी बार था जो तुम इस घर में नजर आ रही हो। इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहते हुए रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो उसे डोर की तरफ ले गया और डोर ओपन कर जैसे ही वह उसे बाहर की तरफ धकेलने वाला था, उसे सामने रूहानी खड़ी हुई मिली तो हैरानी से दोनों को देख रही थी। रूहानी भी चेंज करने के लिए ऊपर आई थी। जैसे ही वह
रूम का डोर ओपन कर अंदर जाने वाली थी, तभी रूम का डोर ओपन हुआ। उसके सामने कामनी और रिहान खड़े हुए थे। रिहान ने कामनी की बाह पकड़ी हुई थी। रूहानी हैरानी से दोनों को देख रही थी और मन ही मन बोली कि यह कामनी हमारे रूम में रिहान के साथ क्या कर रही है। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, रिहान ने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा और फिर गुस्से से लाल आंखों से कामनी को देखते हुए उसे बाहर की तरफ धकेल दिया और रूहानी की बाह पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया और कामनी के मुंह पर डोर बंद कर दिया। रूहानी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वहीं कामिनी गुस्से से उस बंद डोर को देख रही थी जिसमें से रिहान ने अभी अभी उसे बाहर की तरफ धकेला था। कामिनी को इस बात इतना बुरा नहीं लगा कि रिहान ने उसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया, बल्कि कहीं ज़्यादा बुरा उसे इस बात का लगा कि रिहान ने उसकी आंखों के सामने रूहानी को अंदर रूम में खींच लिया था। कामिनी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं रूहानी रूम के अंदर हैरानी से रिहान को देख रही थी जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। रिहान को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि पूरे रूम में तोड़ फोड़ मचा दे। तभी वह एकदम रूहानी की तरफ मुड़ा और झटके से रूहानी को अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि रूहानी कुछ समझ पाती, रिहान ने उसके गले के पीछे हाथ रख उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसकी सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए और वह उसे पैशन के साथ किस करने लगा। जैसे जैसे रिहान उसे किस कर रहा था, वैसे वैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होता जा रहा था। रूहानी के करीब आने से रिहान के बेचैन दिल को जैसे सुकून सा मिलता था। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों रूहानी की नज़दीकी उसे सुकून पहुंचाती है। किस करते हुए किस करते हुए ही रिहान उसे बेड तक लेकर आया और उसके साथ ही बेड पर लेट गया। रूहानी उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रिहान जब तक सेटिस्फाई नहीं हो गया तब तक उसने उसे नहीं छोड़ा। रूहानी को किस करने से सेटिस्फाई होने के बाद रिहान उसके बगल में ही लेट गया और रूहानी और रिहान दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। रूहानी गुस्से से उठकर बैठ गई और रिहान से बोली, क्योंकि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना वाइल्डली किस करके मुझ पर अपना गुस्सा उतारोगी। रिहान ने लेटी हुई ही कुछ पल उसे बिना एक्सप्रेशन के देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने ऊपर खींच लिया। रिहान ने यह मूव इतना सडनली किया था कि पहले तो रूहानी को कुछ समझ में ही नहीं आया। वह अपनी आंखें बड़ी कर रिहान को हैरानी से देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, रिहान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और अपनी सेंसुअल वॉइस में कहा, मुझे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वह कामिनी हमारे रूम में आ गई थी बिना मेरे परमिशन के। और तुम एक बात बताओ, क्या तुम चाहोगी कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे रूम में आकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे? चाहे तुम मानो या ना मानो, पर हूँ तो पति ही ना तुम्हारा। जहाँ तक मुझे पता है कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूहानी रिहान के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रहो या किसी और के साथ, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा है ना, इस बहाने तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। रूहानी की बात सुनकर कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिहान को अच्छा नहीं लगा और उसने रूहानी की बैग पर अपना हाथ रख एक बार फिर उसे अपनी करीब कर लिया और उसी कमर को मजबूती से पकड़कर कहा, क्या तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहूं? रूहानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान को देखते हुए कहा, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुमने तो मुझसे फोर्सफुली शादी की है ना। मैं कौन सा कोई तुमसे प्यार करती हूँ जो मुझे फ़र्क पड़ेगा? और वैसे भी तुम्हें भी कौन सा फ़र्क पड़ता है? तुमने भी तो उस विक्रांत को बुलाया था ना पार्टी में, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी लाइफ का विलेन है वो। कहते हुए रूहानी थोड़ा गुस्से से उसे घूरने लगी। अब रेहान को समझ आया कि रूहानी उससे इस तरह बात क्यों कर रही थी। वह रूहानी को लेकर पलट गया और उसे अपने नीचे कर लिया और फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मैंने विक्रांत को यहाँ बुलाया तो उसके पीछे एक रीज़न था, उसे यह दिखाने का कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह तुमसे दूर रहे। और दूसरा, तुम ऐसे डर डर के इस मेंशन में रहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विक्रांत भी हिम्मत नहीं करेगा रेहान राठौर की वाइफ की तरफ अपनी आंख उठाने की भी। रूहानी हैरानी से रेहान को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी,
तो रेहान ने ये सब मेरे लिए किया, यह तो मुझसे प्यार भी नहीं करता। फिर भी फिर उसे कामनी का ख्याल आया। फिर उसने रेहान से पूछा, और उस कामनी को तुमने क्यों बुलाया? फिर कामनी के बारे में पूछने का रूहानी का तरीका कुछ ऐसा था कि अपने आप ही रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। उसने रूहानी को छेड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब थोड़ी थोड़ी जलन तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है। नॉट बैड, ठीक है, तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कामनी को भी मैंने यही दिखाने के लिए बुलाया था कि वह अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। तो अब इस उम्मीद में ना रहे कि वह कभी मुझे पा सकेगी, क्योंकि जितना मैं कामनी को जानता हूँ तो वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और आज भी वो इस रूम में इसीलिए ही आई थी क्योंकि तुम जानती हो ना, तुम्हारा हस्बैंड है ही इतना हॉट एंड हैंडसम कि लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। कोई इतना भी सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? मतलब अपनी बड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ता ये इंसान। रूहानी ने मन ही मन सोचा और रेहान को धक्का देकर बेड से उठ गई। रेहान का ध्यान तो इस वक्त रूहानी के खूबसूरत चेहरे को निहारने में ही लगा हुआ था, इसलिए वो संभल नहीं पाया और उसके बगल में ही गिर गया। रूहानी चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं राजावत मैंसन में सुहाना बेड पर बैठे हुए विक्रांत को गुस्से से घूर रही थी। विक्रांत उसके सामने ही सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर उसे ही देख रहा था। उसने अपना दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर टिकाए हुए थे। दोनों को देखकर लग रहा था जैसे दोनों ही आंखों से एक दूसरे की जान ले लेंगे। सुहाना उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, शाही को कहीं का खाना भी नहीं खाने दिया। कितनी अच्छी अच्छी डिशेस थी वहाँ पर। दावत के चक्कर में मैंने दोपहर को भी लंच नहीं किया। मन तो कर रहा है इसे ही कच्चा चबा जाऊं। विक्रांत का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों के भाव काफी डार्क थे। विक्रांत ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या हुआ? अब बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? अब बोलो ना, वैसे तो बड़ी जबान चलती है। सुहाना बेड से खड़ी होती हुई बोली, तुम जैसे साइको से मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे घर जाना है, मेरी नानी मेरा वेट कर रही होंगी। कहकर वो डोर की तरफ बढ़ गई और डोर को खोलने की कोशिश करने लगी, पर डोर उससे खुल ही नहीं रहा था। उसकी डोर खोलने का स्टाइल ही ऐसा था जैसे वो डोर से ही फाइटिंग कर रही हो। खुल जा वरना तोड़ दूंगी, कहते हुए उसने एक जोर की लात डोर पर मारी और हुआ वही जो होना था। सुहाना के पैर में जोर से लगी और वो अपना पैर पकड़कर एक पैर पर नाचने लगी। ओई माँ, मेरा पैर टूट गया। वहीं विक्रांत, जो काफी देर से उसकी हरकतें अजीब नजरों से देख रहा था, वो मन ही मन बोला, ये इतनी अजीब क्यों है? उसने फिर से अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए कहा, अगर तुम्हारा नाचना खत्म हो गया हो तो चुपचाप एक जगह जाकर बैठ जा और मेरी बात का सही सही जवाब दो। सुहाना के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने पैर को पकड़ते हुए नम आंखों से विक्रांत को देखने लगी। उसे इस वक्त विक्रांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर पैर में दर्द की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उसकी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल एक बच्ची की तरह थी। जैसे कोई बच्चा गुस्सा होने पर मुंह फुला लेता है, वैसे ही उसका चेहरा लग रहा था। उसने अपनी रूंधी आवाज में ही पूछा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? विक्रांत ने भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें यह बात समझाने की कि तुम जिससे उलझने की कोशिश कर रही हो ना, वह आखिर है कौन? फिर विक्रांत अपनी जगह से उठा और एक एक कदम सुहाना की तरफ बढ़ाने लगा। सुहाना अपनी बड़ी आंखों से उसको अपने करीब आते हुए देख रही थी। विक्रांत पंजों के बल उसके पास बैठा, अपनी घुटने पर एक हाथ रख दूसरे हाथ की उंगली उसके चेहरे पर फिराते हुए बोला, लड़की, तुम जानती हो ना, अभी इस रूम में तुम मेरे साथ अकेली हो। तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। तो सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो किसी को क्या पता चलेगा? और तुम्हें बचाने भी कौन आएगा? वैसे भी तुमने तो मुझे सीरियल किलर कहा है। तुम्हारे साथ एक रात बिताने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों को भी नहीं मिलेगी। विक्रांत की ऐसी बातें सुनकर सुहाना की तो बोलती ही बंद हो गई और फिर वो जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी।
तुम साइको कहीं के। सोचा था कि आज मस्त दावत का मजा लूंगी, इसलिए तो मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। पर तुम्हें तो पता नहीं मुझ जैसी मासूम बच्चे को परेशान करने में क्या मजा आता है। एक तो कुछ खाने को भी नहीं दिया और उठाकर यहाँ पटका। अब डरावनी बातें करके मुझे डरा रहे हो। अगर मेरी नानी को पता चला ना तो डंडा लेकर पूरे शहर में दौड़ा देंगी। हाँ। उसकी बातें सुनकर अब तो विक्रांत भी सोचने लगा कि इस आफत को कहाँ से उठा लाया मैं। विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नानी से डर जाऊंगा? सीरियसली? सुहाना ने भी उसे घूरते हुए कहा, पूरा मोहल्ला डरता है मेरी नानी से, तो तुम किस खेत की मूली हो? गाजर भिंडी तो रोई हो, बोलो। अब विक्रांत जहाँ उसे यहाँ परेशान करने आया था वो अब खुद उससे परेशान होने लगा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी फॉरहेड पर अपनी उंगली रगड़ते हुए बोला, इस आफत को छोड़ कर आना पड़ेगा वरना ये मुझे भी पागल कर देगी। उसने सुहाना को खड़े होने का इशारा करते हुए कहा, कम ऑन स्टैंड अप, तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ कर आऊं। सुहाना ने, जिसका पूरा मुंह रो रो कर एकदम लाल हो गया था, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बत्ती से दिखाते हुए बोली, हाँ चलो, मैं तो कब से कह रही हूँ। कहते हुए वो जैसे ही खड़ी हुई उसके पैर में एक बार फिर बहुत तेज दर्द हुआ, पर उसने गिरने के डर से विक्रांत की बांह पकड़ ली। विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। सुहाना उसकी गोदी से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। विक्रांत ने उसे अपनी शर्ट आंखों से घूरा तो सुहाना ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। वो भी इस डर से कहीं इस साइको ने उसे वापस नीचे फेंक दिया तो पैर तो पहले से ही टूट चुका था, कमर भी टूट जाएगी। जब से मिला है बस टूटी फूटी हालत बनाकर रख दी है मेरी। विक्रांत उसे नीचे लेकर आया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा दिया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सुहानी की नानी के घर पहुंचकर विक्रांत ने उसे फिर से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर घर के मेन डोर तक आया। विक्रांत की गोद में सुहाना एक क्यूट बनी की तरह लग रही थी। विक्रांत ने डोरबेल बजाई। कुछ देर में एक 65 साल की औरत ने डोर ओपन किया। ये सुहाना की नानी थी। नानी हैरानी से विक्रांत और उसकी गोद में सुहाना को देख रही थी। क्या हुआ इसे? नानी ने हैरानी से पूछा। विक्रांत कुछ कहता उससे पहले ही सुहाना बोली, कुछ नहीं नानी, बस मेरा पैर मुड़ गया था, मुझसे चला नहीं जा रहा था तो इन्होंने मेरी हेल्प की। विक्रांत ने हैरानी से सुहाना को देखा। तभी उसके कानों में उसकी नानी की आवाज़ आई, ओह अंदर आ जाओ बेटा, कहकर वो दरवाजे से हट गई। विक्रांत ने अंदर आकर सुहाना को सोफे पर बैठा दिया और जैसे ही वो जाने लगा नानी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने सुहाना की मदद की। बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए, दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम है, विक्रांत ने कहा और एक नज़र सुहाना की तरफ डाली जो किसी अच्छे बच्चे की तरह अपनी नानी के सामने बैठी हुई थी। उसने उसे देखकर मन ही मन सोचा, अब इस आफत से कभी मिलना ना हो। उसने सोचा और वहाँ से निकल गया। दूसरा दिन, सुबह का वक्त। एक रूम में एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए। ये कामनी और उसका बॉयफ्रेंड साहिल था। कामनी किसी गहरी सोच में गुम थी। लड़के ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, बेबी क्या सोच रही हो? साहिल की बात सुनकर कामनी अपनी सोच से बाहर आई और साहिल के सीने पर सिर रखकर बोली, सब बर्बाद हो गया साहिल, कितनी मुश्किल से मैंने रेहान को फंसाया था। अगर उस रात वो रूहानी उसके रूम में ना पहुंचती तो वो रूहान मेरे साथ आज रात बिताता और मैं उसे इस बात के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर उससे जल्द से जल्द शादी का कह सकती थी। कितने सपने देखे थे मैंने कि उससे शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर हम दोनों ही ऐश करेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया। अब वो रेहान मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। साहिल ने कुटिल हंसी के साथ कहा, तुम बहुत जल्दी हार मान जाती हो। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हम अपना ये गेम नए सिरे से खेल सकते हैं और उस रूहानी को भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं। कामनी ने कन्फ्यूजन से साहिल को देखते हुए पूछा, मतलब? साहिल ने उसके ऊपर आते हुए बोला, मतलब कोई है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है और मैंने उस रूहानी की सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा ली है। कहते हुए वो कामनी की नेक पर किस करने लगा।
कामिनी ने उसके सीने पर हाथ रख उसे थोड़ा दूर करते हुए पूछा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें? साहिल ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, विक्रांत राजावत। कामिनी ने अपनी आंखें छोटी कर उससे कहा, पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। साहिल ने कहा, बस तुम उस विक्रांत राजावत को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करो, और वैसे भी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। विक्रांत राजावत एक वुमेनाइजर है और वो आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। कामिनी ने पूछा, पर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? साहिल ने कहा, वो किसी भी कीमत पर रूहानी को पाना चाहता है। साहिल की बात सुनकर कामिनी एक किलर स्माइल के साथ बोली, समझ गई कि मुझे क्या करना है। कहकर उसने साहिल के गले में हाथ डाल उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया और कुछ ही देर में दोनों ही की मदहोश सांसें उस रूम में गूंजने लगी। राठौर इंडस्ट्रीज। इस वक्त माहिरा वीर के सामने बैठी हुई उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। वीर बिना उस पर ध्यान दिए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो माहिरा ने फेक स्माइल के साथ कहा, सर, अगर आपको मुझसे कोई काम ना हो तो क्या मैं अपनी कैबिन में जा सकती हूँ? माहिरा वैसे तो काफ़ी मिठास के साथ बोल रही थी, लेकिन मन ही मन वो वीर को भर भर कर गालियाँ दे रही थी। माहिरा की बात सुनकर वीर ने अपनी नज़रें उठाकर माहिरा को देखा और कुछ पल उसे देखते हुए कुछ सोचने लगा। वीर को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए देख माहिरा को काफ़ी अजीब लगा। उसने उसे इरिटेट होते हुए वीर से कहा, सर, कहाँ खो गए? हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि हमें कहीं जाना है, वीर ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा। माहिरा ने कन्फ्यूजन के साथ कहा, जाना है, लेकिन कहाँ? आपकी आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। वीर ने माहिरा का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और कहा, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। आज मीटिंग है, वो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग। इस महीने की तुम्हारी सैलरी कट। अब चलो। वीर उसे कैबिन से बाहर ले गया। माहिरा गाड़ी में बैठे बैठे ही सोचती रही, मुझे तो ऐसी किसी मीटिंग के बारे में नहीं पता। फिर वीर की तरफ देखते हुए बोली, ये कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना? और मेरी सैलरी क्यों कट गई, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। मिस्टर वीर चौहान, आप क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है और मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, तो आप मेरी सैलरी किस बात की काटना चाहते हैं? माहिरा ने उसे घूरते हुए कहा। वीर, जो ड्राइविंग करते हुए सामने देख रहा था, उसने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और फिर माहिरा से कहा, मिस माहिरा, ये मीटिंग आज सुबह ही फिक्स हुई है। अगर आप ऑफिस लेट आएंगी तो आपको कैसे पता होगा? मेरी पीए होने के नाते आपको मुझसे पहले ऑफिस आना चाहिए था, जबकि आप पूरे 1 घंटा लेट थी। वीर ने उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। वीर की बात सुनकर माहिरा बेचारी नज़रों से वीर को देखते हुए बोली, सॉरी सर, वो मेरी बस छूट गई थी। तो माहिरा चुपचाप सिर झुकाए बैठ गई। वीर ने उसे ऐसे अपनी बात मानते हुए देखा तो मन ही मन हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा वीर, क्या एक्टिंग करता है तू। यह जंगली बिल्ली भी तेरी एक्टिंग पकड़ नहीं पाई। कुछ देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वीर आराम से खाना खा रहा था और माहिरा बार बार फ़ोन में टाइम देख रही थी। वीर कुछ देर रुका और माहिरा से कहा, ये बार बार फ़ोन क्या देख रही हो, खाना खाओ। माहिरा ने कहा, पर सर, मीटिंग का नाम सुनते ही वीर मन ही मन बोला, अरे यार, खाने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया कि मैं तो मायरा को यह मीटिंग के बहाने लेकर आया हूँ। अब कहाँ से लाऊं क्लाइंट्स? कुछ सोच कर वीर, कुछ सोच वीर, कुछ सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने माहिरा से कहा, हाँ, शायद वो लोग लेट होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लंच कर लिया जाए। वैसे तुम बैठी क्यों हो, तुम भी लंच कर लो ना। माहिरा को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर भूख उसे भी लगी थी, तो उसने भी सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, बाकी की बातें बाद में। माहिरा को खाना खाते हुए दिग्वीर के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वो माहिरा को लंच पर लाना चाहता था, लेकिन अगर वो उससे सीधे सीधे पूछता तो वो पक्का मना कर देती, इसलिए माहिरा को ये बहाना बनाना पड़ा। माहिरा खाने में बिजी थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। माहिरा ने जब स्क्रीन पर देखा तो उसकी फेस पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया और सामने वाले की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, करण,
कैसे हो और कहाँ हो? माहिरा के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर वीर के कान खड़े हो गए। वो अब खाते हुए माहिरा को ही घूर रहा था, जो हंसते हुए करण से बात कर रही थी। वीर ने मन ही मन कहा, अब ये करण कौन है? मुझसे बात करते वक्त तो हमेशा इसका मुंह फूला हुआ रहता है, गुब्बारे की तरह, और उस करण से बात करते हुए देखो कैसी फूल झड़ रहे हैं मुंह से। सोचते हुए वीर का हाथ स्पून पर कस गया। वही माहिरा तो करण से बात करते हुए भूल ही गई कि वो इस वक्त वीर के सामने बैठी हुई है और वो कब से उसे घूरे जा रहा है। माहिरा खुश होते हुए बोली, चलो आज शाम को ही मिलते हैं, ठीक है? कहकर माहिरा ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माहिरा की नज़रें जैसे ही वीर से मिली तो कुछ देर के लिए वो हड़बड़ा गई। तब उसे ध्यान आया, वो तो भूल ही गई थी कि वो वीर के सामने बैठी हुई है और वीर उसका बॉस भी है। उसने फेंकी हंसी हंसते हुए कहा, सॉरी सर, वो मेरा दोस्त था तो बस उसी से बात कर रही थी। काफ़ी टाइम बाद उससे मिलना होगा ना, इसीलिए। फिर उसने फ़ोन अपना टेबल पर रखा और वापस खाना खाने लगी। वीर ने खाना खाना बंद कर दिया और चेयर से टेक लगाकर माहिरा को देखते हुए बोला, ये करण तुम्हारा दोस्त ही है या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही? मेरा मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वीर की बात सुनकर माहिरा को एकदम से खांसी आने लगी। तो वीर ने उसकी तरफ पानी के गिलास बढ़ाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया कि तुम्हारा खाना ही अटक गया गले में? माहिरा ने पानी पिया और ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, करण मेरा दोस्त है, ना कि बॉयफ्रेंड। और आप ऐसे कैसे सीधे सीधे मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा बॉयफ्रेंड? अब वीर के पास इस बात का कुछ जवाब तो था नहीं, तो उसे अपनी तरफ से जवाब जानना था। तो वह जवाब बनाते हुए ही बोला, मेरा वह मतलब नहीं था। अगर तुम मेरे पिए हो तो मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए था ना, कि आफ्टर ऑल मेरे साथ जो काम कर रहा है हकीकत में वह कैसा इंसान है। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो तुम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगी, इसलिए मैंने यह बात पूछी। बाकी मेरा कोई और मतलब नहीं था। फिर भी फिर उसने मन ही मन कहा, मतलब क्यों नहीं होगा? कोई और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के तो दिखाए, हड्डियां ना तोड़ दूं उसकी। पर मुझे इस आज शाम को उस करण से मिलने से रोकना होगा इसे। यह उसे अपना दोस्त मानती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि करण भी इसे अपना दोस्त मानता हो सकता है उसके मन में इसके लिए कुछ अलग ही फीलिंग हो। आज शाम तो माहिरा तुम मेरे साथ ही बिताने वाली हो, मैं भी देखता हूँ तुम आज उस करण से कैसे मिलती हो। सोचते हुए वीर के फोटो पर एक शातिर स्माइल आ गई। तभी उसके कानों में एक बार फिर माहिरा की आवाज़ आई, सर अभी तक तो आप क्लाइंट्स आपके आए नहीं हैं, आज मीटिंग होगी भी या नहीं? तो वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मुझे याद आया, जब तुम अपनी उस करण से बात करने में बिजी थी उसी वक्त मेरे पास मेल आ गया था कि मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई है, तो मीटिंग कुछ दिनों बाद होगी। तो अब तुम्हारा खाना हो गया हो तो चलें? माहिरा ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। दूसरी तरफ आज रूहानी बहुत खुश थी कि अब उसे इस मेंशन में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। आज उसने माहिरा और सुहाना के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया था। वीर को जब पता चला कि माहिरा रूहानी के साथ बाहर जा रही है तो उसने भी उसे उस दिन की लीव दे दी। आज रूहानी का मन था कि वह पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए और स्ट्रीट फूड इंजॉय करे। उसे काफ़ी वक्त हो चुका था उसे इस मेंशन में रहते हुए। वह बाहर जाती थी लेकिन अक्सर वीर के साथ, और वीर उसे स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल ही खाने नहीं देता था। और रेहान, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीनों सुबह ही एक साथ निकल गई। उन्होंने पूरा दिन मूवी देखी, स्ट्रीट फूड एंजॉय किया और शाम के वक्त वह तीनों ही मॉल चली गए। तीनों ने ही अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की। रूहानी ने हमेशा की तरह अपने लिए सिंगल कपड़े खरीदे, सिंपल खरीदे। उसे सिंपल रहना ही ज़्यादा पसंद था। हालांकि रेहान ने उसके लिए काफ़ी ब्रांडेड कपड़े मंगवाए हुए थे, लेकिन वह खुद से शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि खुद से शॉपिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। रूहानी अपने लिए कुछ फुटवियर देख रही थी तो माहिरा ने कहा, रूहानी
तुम तब तक फुटवेयर देखो, मैं अपने लिए हैंडबैग देखने जा रही हूँ। माहिरा की बात सुनकर सुहाना ने कहा, हाँ ठीक है, तब तक मैं आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खा कर आती हूँ। मेरा बड़ा मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का। तुम दोनों अपनी अपनी शॉपिंग ख़त्म करो, मैं तुम्हें नीचे ही मिल जाऊंगी। कहकर वो वहाँ से चलती बनी। सुहाना ने अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम ली और मज़े से खाती हुई आ रही थी। उसका ध्यान ना अपने आसपास था ना ही सामने था। उसका पूरा ध्यान अपनी आइसक्रीम के टेस्ट पर था। वहीं पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अपनी टॉय कार से खेल रहा था। उसकी माँ शॉपिंग करने में बिजी थी। सुहाना जो अपनी ही धुन में चली आ रही थी, उसने नीचे नहीं देखा। एकदम से उसका पैर उस बच्चे की टॉय कार के ऊपर पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझती, एकदम से औंधे मुंह जाकर गिरी और उसकी आइसक्रीम उछलकर उससे दूर जा गिरी। तभी सुहाना को अपने सामने चमचमाते हुए जूते नजर आए। सुहाना ने यह देखने के लिए ही यह जूते किसके पैर हैं, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अभी भी ऐसे ही फर्श पर लेटी हुई थी और सामने खड़ा आदमी उसे गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि सुहाना की आइसक्रीम उसकी एक्सपेंसिव ब्लेजर की शोभा बढ़ा रही थी। और उसके आसपास के बॉडीगार्ड भी सुहाना को तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वह मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं उसके बॉस अब इस बेचारी लड़की के साथ क्या करेंगे। बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को प्यारी हो जाएगी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तभी सुहाना के कान में एक खतरनाक आवाज़ आई, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी लड़की। सुहाना ने डर की वजह से अपना गला थोड़ा तर किया और धीरे से फर्श से खड़ी हो गई और बेचारी नज़रों से सामने खड़े इंसान को देखते हुए मन ही मन बोली, यह इंसान तो राहु केतु बनकर मेरी कुंडली में विराजमान ही हो गया है। कौन सी गलत मुहूर्त में मैं इससे टकराई थी इसे। उसके सामने विक्रांत खड़ा हुआ था, जो उसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, जैसे अभी के अभी वह उसका मर्डर कर देगा। विक्रांत यहाँ अपनी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आया था। वह मीटिंग के लिए टॉप फ्लोर पर जा ही रहा था कि सुहाना ने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए थे। उसे अपने कपड़े खराब होने की इतनी चिंता नहीं थी जितना गुस्सा उसे सुहाना को देख कर आ रहा था कि आज लड़के की वजह से वह फिर से लेट हो गया और लेट हो जाएगा इसी लड़के की वजह से, क्योंकि जब भी वह सुहाना से टकराता था तो सुहाना कोई कसर नहीं छोड़ती थी उसका मूड खराब करने में। सुहाना रोंदू सा शक्ल और रोंदू सा मुंह बनाकर अपनी आइसक्रीम को देख रही थी, जो विक्रांत की ब्लेजर से टकरा कर फर्श पर गिर गई थी। तभी विक्रांत की भारी आवाज़ सुहाना के कानों में आई, लगता है उस दिन का सबक तुम भूल गई हो। मना किया था ना कि दोबारा मत टकराना मुझसे, लेकिन शायद तुम्हें वह सबक दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। कहकर वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, सुहाना पीछे की तरफ हो गई और उसको उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे पास आने की सोचना भी मत, वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरा मॉल इकट्ठा कर लूँगी यहाँ पर। एक तो मेरी आइसक्रीम बर्बाद कर दी, किसने कहा था मेरे सामने आने के लिए, ऊपर से मुझे ही धमका रहे हो, डरती नहीं मैं तुमसे। कहते हुए सुहाना धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही थी। वह बस यहाँ से किसी तरह से भागने की फिराक में थी, इसलिए वह अपनी बातों से विक्रांत का ध्यान भटकाना चाहती थी ताकि वह यहाँ से भाग सके। गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कस ली और बॉडीगार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। बॉडीगार्ड्स को अपने पीछे आते देख सुहाना ने जल्दी से दौड़ लगा दी। अब बॉडीगार्ड्स पीछे और सुहाना आगे। सुहाना ने भी बॉडीगार्ड्स का अपने पीछे भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुहाना वैसे बहुत फुर्तीली थी और दौड़ने में तो बिल्कुल माहिर। बेचारे बॉडीगार्ड्स की भी हालत खराब हो गई थी। सुहाना भागकर एक लिफ्ट में घुस गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। बॉडीगार्ड्स जब तक उसे पकड़ने के लिए आता, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वहीं माहिरा ऑफिस के पास आई और उसने रूहानी से ऑफिस फिर से वापस आई माहिरा और रूहानी से पूछा, मेरी तो सारी शॉपिंग हो चुकी है, यह सुहाना अभी तक आई नहीं क्या। रूहानी ने कहा, नहीं, वो अभी तक मेरे पास तो नहीं आई है, कहीं
वह घर तो नहीं चली गई है, क्योंकि उसके नानी का फ़ोन आया था। तो माहिरा ने कहा शायद वो घर चली गई होगी, चलो हम लोग भी घर चलते हैं। वैसे वह मुझसे भी कह रही थी कि उसे जल्दी घर जाना होगा। वहीं लिफ्ट सीधा टॉप फ्लोर पर जाकर खुली। सुहाना बाहर निकली तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ जाए। दरअसल इस फ्लोर पर अक्सर कई बड़े बिजनेसमैन मीटिंग के लिए आते थे। वहाँ पर कई सारे प्राइवेट रूम भी बने हुए थे। सुहाना कॉरिडोर से चलती हुई छुपने की जगह ढूंढ रही थी। पूरा कॉरिडोर इस वक्त खाली था। अब वह नीचे भी नहीं जा सकती थी। उसे पता था कि उस शैतान के बॉडीगार्ड्स उसका वेट कर रहे होंगे और उसे यहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ छुपे। सुहाना पहली बार किसी ऐसी जगह आई थी और वह फ्लोर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। इस वक्त खूबसूरती में कम और अपनी छुपने की जगह ढूंढने में कहीं ज़्यादा बिजी थी सुहाना। तभी उसे एक रूम का डोर ओपन नजर आया तो वह जल्दी से उसमें घुस गई। रूम पूरा खाली था। उसे लगा कुछ देर वह यहाँ रुककर चली जाएगी, तब तक वह बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से चले जाएंगे। वह अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई डोर ओपन कर रहा है। डर की वजह से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तो सोचा ही नहीं था कि इस रूम में कोई और भी आ सकता है। वह जल्दी से एक पर्दे के पीछे जाकर छुप गई, क्योंकि उसे कोई और जगह तो दिख ही नहीं रही थी और जल्दबाजी में उसे यही जगह ठीक लगी। उसने अच्छे से पर्दे से खुद को कवर कर लिया था। रूम का डोर ओपन हुआ और दोबारा रूम का डोर लॉक होने की आवाज़ आई। सुहाना ने डर की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुहाना ने थोड़ा सा पर्दा खोलकर देखना चाहा कि रूम में कौन आया है। उसके सामने ही एक आदमी खड़ा हुआ था जो अपनी शर्ट रिमूव कर रहा था। शर्ट हटाते ही उसकी मस्कुलर बैक नजर आ रही थी, जिसे देख सुहाना की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि वो शख्स सिर्फ ब्लैक पैंट में था और उसकी अपर बॉडी में कुछ नहीं था। सुहाना ने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए उसकी घबराहट की मारी हालत खराब हो रही थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी के यहाँ होने से वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो मन ही मन बस भगवान से प्रे कर रही थी, प्लीज़ इसे जल्दी से यहाँ से दफ़ा करो ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। तभी उसे लगा कि वह आदमी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि वॉशरूम का डोर बंद होने की आवाज़ आई थी। सुहाना ने फिर से थोड़ा सा पर्दा खोलकर रूम में चारों तरफ देखा। उसे रूम में कोई नज़र नहीं आया, तो उसे ये अच्छा मौका लगा। वह समझ गई कि वह आदमी अब वॉशरूम में है, इसलिए इस मौके का वह भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। वह दबे कदमों से डोर की तरफ आई। इससे पहले कि वह डोर नॉब पर हाथ रखती, किसी ने उसके हाथ के ऊपर अपनी मजबूत हाथ रख दिया। सुहाना आंखें बड़ी किए कभी डोर को देखती तो कभी उस हाथ को देखती जो उसके हाथ पर रखा हुआ था और जिसने उसे डोर ओपन करने से रोक दिया था। डर की वजह से उसका गला सूखने लग गया था। सुहाना धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटी तो उसकी नजरें विक्रांत की लाल आंखों से जा मिली, जो इस समय गुस्से से आग उगल रही थी। उसे देखकर तो वह बेहोश होते होते बची, जिससे वह बचने के लिए यहाँ आई थी। वह साक्षात उसके सामने ही खड़ा है। ये सोचकर उसे चक्कर आने लगे। विक्रांत का फेस इसमें सुहाना की बहुत करीब था। सुहाना को हकलाते हुए पूछा, तु, तु, तुम 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 यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना ने हकलाते हुए पूछा। दरअसल विक्रांत यहाँ अपने कपड़े चेंज करने आया था, क्योंकि सुहाना ने उसका ब्लेजर बिल्कुल ख़राब कर दिया था और वह इन कपड़ों में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था। विक्रांत ने उसके चेहरे के और करीब जाते हुए कहा, आखिरकार तुम पकड़ में आ ही गई। सुहाना उसकी मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझे पकड़ना चाहती हो और अपनी उन बॉडीगार्ड्स को भी मेरे पीछे लगा दिया? उल्टा मैं तो गिर गई थी ना। मैंने आगे थोड़ी ना तुम्हारा ब्लेजर जानबूझकर ख़राब किया था। मेरा भी तो नुकसान हुआ ना। मेरी आइसक्रीम ख़राब हो गई। पता भी है कितने रुपए की थी वो? सुहाना की बात सुनकर विक्रांत मन ही मन बोला, मतलब यह सारी गलती मुझ पर डालना चाह रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। सुहाना ने जब विक्रांत को ऐसे शांत देखा तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उससे लगा कि विक्रांत उसकी बातों से डर गया है और कहीं उसे आइसक्रीम के पैसे ना देने पड़ जाए, इसलिए वह उससे बहस नहीं करना चाहता।
उसने मन ही मन में खुश होते हुए कहा। अच्छा देखो, नुकसान दोनों का हुआ है। मेरी आइसक्रीम खराब हो गई है, तुम्हारा ब्लेजर खराब हो गया, बात बराबर। अब हटो आगे से, मुझे जाने दो। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि तुमसे बहस करके खड़ी रहूं। कहते हुए उसने विक्रांत को दूर धकेलते हुए डोर जैसे ही ओपन किया, विक्रांत ने डोर पर अपना हाथ रख उसे वापस बंद कर दिया। सुहाना फिर से अपनी कमर पर हाथ रखकर पलटी और अब विक्रांत को घूरते हुए बोली, अब क्या है? मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हटो अब। विक्रांत को तो सोच कर ही गुस्सा आ रहा था, जिससे पूरी दुनिया डरती है और यह लड़की तो उसे कुछ समझती ही नहीं है। और यह होती कौन है, मुझे माफ़ करने या ना करने वाली? विक्रांत ने उसकी बाह को कसकर पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे माफ़ कर सको। सुहाना भी कहाँ कम थी, मजाल है जो अपनी गलती मान ले। उसने विक्रांत के सीने पर टैप करते हुए कहा, मेरी नज़र में मेरी औकात बहुत है, पर मेरी नज़र में तुम्हारे जैसे इंसान की कोई औकात नहीं। अपने सामने किसी को कुछ ना समझते हो, इसलिए मेरे सामने औकात की बात मत करना मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम हो। सुहाना की बात सुनकर अब विक्रांत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने अपनी गन निकाल कर सुहाना की फोरहेड पर रख दी और दांत पीसते हुए बोला, बहुत जवान चलती है ना तुम्हारी, आज बंद ही कर देता हूँ। सुहाना ने अपनी आंखें ऊपर कर पहले गन को देखा जिस विक्रांत ने उसकी फोरहेड पर रखा हुआ था, फिर एकदम से चिल्लाई, आ! आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए तो विक्रांत भी डर गया और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। वहीं सुहाना पूरे रूम में भागती हुई चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे मारना मारना चाहता है, नानी बचाओ मुझे, मुझे अभी नहीं मरना, नहीं। कहते हुए वो कभी बेड पर चढ़कर कूद रही थी तो कभी सोफे पर। विक्रांत अपनी आंखें फाड़ उसे देख रहा था। उसे लगा कि गन को देखकर इस लड़की की बोलती बंद हो जाएगी, पर ये तो यहाँ बंदरों की तरह उछल कूद मचा रही है। विक्रांत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। चुप हो जाओ, क्या कर रही हो, चिल्लाना बंद करो। अब सुहाना आगे आगे, विक्रांत उसके पीछे पीछे भाग रहा था, पर आखिरकार उसने सुहाना को पकड़ ही लिया और उसे बेड पर लाकर पटक दिया। सुहाना उसे छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी, पर विक्रांत की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। विक्रांत ने उसे पेट के बल लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पीछे कर टाई से बांध दिया और उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। अब भी सुहाना पूरी कोशिश कर रही थी चिल्लाने की, लेकिन उसकी आवाज़ अब मुंह में ही दब कर रह गई। विक्रांत अब उसके ऊपर से हटा और अपने चेहरे के पसीने को अपनी अंगूठी से साफ करते हुए बोला, कितना चिल्लाती हो तुम। सुहाना सीधी होकर बैठ गई और अपनी आंखों से टुकुर टुकुर विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत ने जब उसे अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अभी 2 घंटे बाद वापस लौटता हूँ, फिर आकर तुम्हें तुम्हारी सजा दूंगा। तब तक तुम शांति से यहाँ बैठी रहो और कोई खुराफात करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुहाना ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया, क्योंकि विक्रांत के कहने का तरीका ही ऐसा था कि सुहाना को लगा इसकी बात मानने में ही भलाई है, वरना आज का दिन उसका आखिरी दिन बन जाएगा। राठौर मेंशन। रूहानी दादी के रूम में बैठकर दादी को बता रही थी कि आज उसने क्या क्या किया। दादी भी खुश होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। रूहानी ने दादी से कहा, ताकि अगली बार हम दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मस्ती करेंगे, दादी ने हंसते हुए कहा। ठीक है रूहानी, अगली बार हम दोनों साथ में जाएंगे और दोनों मिलकर चाट पकौड़ी खाएंगे, पर इस बारे में रिहान को कुछ मत बताना, वरना वह नहीं जाने देगा। कहाँ जाने की बात हो रही है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए? तभी पीछे से रिहान की आवाज़ आई तो रूहानी और दादी दोनों ने पीछे की तरफ देखा तो रूहान डोर पर ही अपने हाथ बांधे खड़ा हुआ था। रूहानी और दादी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो रूहानी जल्दी से बात बनाते हुए बोली, अरे कहीं नहीं, वह हम मंदिर जाने की बात कर रहे थे, मंदिर बहुत दूर है ना, वह कहीं तुम मना ना कर दो इसलिए दादी कह रही थी रिहान को मत बताना, बस इतनी सी बात थी, है ना दादी? रूहानी दादी की तरफ देखा और हाँ में जवाब देने के लिए इशारा किया तो दादी ने भी जल्दी से हाँ हाँ
हाँ रेहान, यही बात थी और कुछ नहीं। रेहान को पता नहीं क्यों रूहानी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी जब दादी ने कह दिया था तो उसने सोचा कि शायद यही बात होगी। फिर उसने रूहानी से कहा, रूहानी रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहकर वह जैसे ही जाने लगा तभी रेहान फिर से रुका और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, 2 मिनट में तुम मुझे मेरे रूम में मिलनी चाहिए। कहकर वहाँ से चला गया। रूहानी ने बेचारी वाली शक्ल बनाती हुई दादी की तरफ देखा और कहा, दादी, यह आपका पोता इतना खड़ूस क्यों है? आप और दादाजी तो कितने स्वीट हो, तो ये किस पर गए हैं? दादी को रूहानी की बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, यह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है ना, इसलिए थोड़ा खड़ूस हो गया है, पहले ये ऐसा नहीं था। फिर रूहानी ने कहा, ठीक है दादी, चलती हूँ, वरना आपका खड़ूस पोता गुस्सा हो जाएगा। कहकर वो रूम से बाहर चली गई। रूहानी अपनी रूम में आई तो उसे रूम में कोई भी नज़र नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, यह क्या बात होती है, मुझे बुलाकर खुद ही गायब हो गए। उसे लगा शायद रेहान वॉशरूम में होगा, पर वॉशरूम में भी कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र बालकनी की डोर की तरफ गई। वह समझ गई कि रेहान बालकनी की तरफ गया होगा, तो वह भी वहाँ चली गई। रेहान रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए किसी गहरी सोच में गुम था। रूहानी उसके पीछे ही जाकर खड़ी हो गई। और कहिए, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको मुझसे कि कुछ देर रुक भी नहीं सकते थे? मैं दादी के पास बैठी हुई थी ना। रूहानी की आवाज़ सुनकर रेहान उसकी तरफ पलटा और अपनी पॉकेट में हाथ डाल उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर रेहान ने अपनी शर्त आवाज़ में पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? तो रूहानी ने थोड़ा अजीब सी शक्ल बनाकर पूछा, क्या? मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई थी। तो रेहान ने कहा, तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? तब रूहानी को ध्यान आया कि उसका फ़ोन तो उसके बैग में ही रखा हुआ है और वाकई में वह अपने दोस्तों के साथ बिज़ी हो गई थी कि उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा ही नहीं। रूहानी ने एक अच्छे बच्चे की तरह सर झुकाकर सॉरी कहा और फिर रेहान की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? तो रेहान थोड़ा और उसके करीब आया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम बाहर जाते वक्त शायद भूल जाती हो कि तुम रेहान राठौर की बीवी हो। रेहान को ऐसे अपनी तरफ झुकते हुए देख रूहानी थोड़ा पीछे की तरफ झुकने लगी और उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रेहान से पूछा, क्यों? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो रेहान राठौर की बीवी को नहीं करना चाहिए था? रूहानी पीछे की तरफ होती जा रही थी और रेहान उसके ऊपर झुकता जा रहा था। रूहानी जैसे ही गिरने वाली थी, रेहान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया और फिर कहा, तुम सड़क पर खड़ी होकर इस स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रही थी बगैर यह जाने कि आसपास के कुछ लफंगे तुम्हें कितनी बुरी तरह से घूर रहे थे। रेहान की बात सुनकर रूहानी को याद आया कि हाँ, वहाँ पर कुछ लड़के खड़े उन्हें ताड़ रहे थे। इससे रूहानी को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ थी तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती थी। पर उसने मन ही मन सोचा, रेहान को कैसे पता मेरे बारे में? रूहानी को अपनी सोच में गुम देखकर रेहान ने आगे कहा, तुम कब कहाँ क्या करती हो, मुझे इस बारे में अच्छी तरह से पता होता है। रूहानी ने अपना गलत तर्क करते हुए कहा, तो क्या तुम मेरी जासूसी करवाते हो? रेहान ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए यह ज़रूरी है, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कहाँ है। अगर तुम पर किसी भी तरह का खतरा नज़र आता है तो मैं तुम्हें उससे सेफ रख सकूं। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।